तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं। अब न्यू आर्टिकल मोशन इन प्लेन में ही, मोशन प्लेन जो है उसमें आप वेक्टर्स पढ़ते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो और सर्कुलर मोशन पढ़ते हो। तो वेक्टर्स तो अपन ने पढ़ा है, अपन पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल आप समझ लीजिए, चाहे ब्रह्मोस्त्र हो, चाहे किसी भी टाइप की मिसाइल हैं, वो सब जो प्रोजेक्ट की जाती हैं या साइंटिस्ट ने जब उसको डेवलप किया तो उनने शुरू में, जब आप लोग की उम्र में थे, तो उनने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। उसी कॉन्सेप्ट पर है, उसी पर सब बेस्ड है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, तो पहले तो एक डेफिनेशन आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। पर एक सिंपल सी डेफिनेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी is different from its acceleration, then the body moves on the parabolic path. This motion of a body is called projectile motion. ये जो पाथ है ना, उसको ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं। तो आप लोग को बल्कि कभी प्रूफ करने के लिए आता है, वो मैं बताऊंगा कैसा क्या क्वेश्चन आता है। पर आप फिर से, जैसे आपने ये डेफिनेशन मैंने बोला है, जो लोग वीडियो से पढ़ रहे हैं उनको कॉपी में ये अपना डेफिनेशन लिखना चाहिए। When the direction of velocity of a body is different from its acceleration, then body moves on the parabolic path. This motion of a body is called projectile motion. लेकिन जब ये डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ तो अभी कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, सर ये पैराबोलिक पाथ का मतलब क्या। तो देखो, आप ग्रेजुअली सब चीज़ें समझोगे। ये स्ट्रेट पाथ कहलाता है, ये सर्कुलर पाथ कहलाता है, ऐसा पाथ जो है पैराबोलिक कहलाता है। ये पैराबोलिक पाथ, राइट। ऐसे डिफरेंट है। ये एलिप्स हो गया आपका, है ना। तो जब बॉडी ऐसे पाथ पर मूव करती तब उसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसकी जो डेफिनेशन आपने लिखी है, उस डेफिनेशन का मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए आप किसी टावर के टॉप पर हैं, आप किसी टावर के टॉप पर हैं, यहां पर है, और यहां से आप किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हैं। और मान लीजिए आप थ्रो कैसा कर रहे हैं, डाउनवर्ड। तो आपको प्रैक्टिकली मालूम है ये पाथ स्ट्रेट पाथ होगा, ऐसी आएगी बॉडी। और मान लीजिए जब ऐसा अपन थ्रो करते हैं तो पाथ कैसा होगा, तो बच्चों ठीक है। मान लीजिए सपोज मैं आपको यहां पर जो समझाना चाह रहा हूं प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके लिए सबसे पहले तो आप यही ले लीजिए, लेट थीटा, व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आप सपोज कीजिए कि थीटा जो है एंगल है बिटवीन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, और एग्जाम्पल में मैं ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए कोई टावर है और टावर के टॉप पर है, आप ऊपर खड़े हुए हैं, यहां से आपके पास में बहुत सारी बॉल्स हैं, उनको थ्रो कर रहे हो। एक बॉल को आप डाउनवर्ड थ्रो करते हो, प्रैक्टिकली आपको मालूम है किस पाथ को फॉलो करेगी। आप सब लोग जानते थे डाउनवर्ड थ्रो करोगे तो वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी। इस वक्त वेलोसिटी किस तरफ थी, डाउनवर्ड, और इस वक्त बॉल के ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किस तरफ, डाउनवर्ड। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, और पाथ कैसा है, स्ट्रेट। इसका मतलब है कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कोई एंगल नहीं है, थीटा कितना है, 0। मैंने क्या बोला, व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और अब इस केस में मैं बोल रहा हूं थीटा 0 है। पाथ कौन सा होगा, तो आपको पता है स्ट्रेट पाथ है, मतलब वन डायमेंशन मोशन, 1 डायमेंशन मोशन। लेकिन यदि मान लीजिए मैं ऐसा थ्रो कर दूं बॉल को, तो आप सबको मालूम है ऐसा आता है, बॉल ऐसी आएगी। ये प्रैक्टिकली आप लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप किसी टावर पर चढ़ जाइए
और वहां से डिफरेंट बॉल्स को थ्रो करके प्रैक्टिकली देखिए। ये चैप्टर जो है इसमें आपको सब न्यूमेरिकल्स भी ऐसे रहते हैं, बॉम्ब के, रिवॉल्वर के, मिसाइल के, कैनन के, इसी पर बेस्ड। तो यदि मान लीजिए सपोज किसी बॉल को आप ऐसा हॉरिजेंटल थ्रो करते तो ऐसी आएगी, यदि ऐसा थ्रो करते तो आपको मालूम ऐसी आएगी, आप करके देख लीजिएगा। और अपवर्ड थ्रो करेंगे तो आपको मालूम है ऊपर जाकर फिर नीचे आएगी, ऐसा। मतलब जब आपने अपवर्ड थ्रो किया तो वेलोसिटी किस तरफ थी, अपवर्ड, और इसके ऊपर एक्सेलरेशन कौन सा वर्क कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और किस तरफ, डाउनवर्ड। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल क्या मानोगे आप, 180, और पाथ कैसा दिख रहा है आपको, स्ट्रेट। मतलब यदि थीटा इज इक्वल टू 0 हो या थीटा इज इक्वल टू 180, दोनों कंडीशन में मोशन कैसा है, वन डायमेंशन। लेकिन बाकी सब केसेस में आप देख रहे हैं जो पाथ है वो क्या है, पैराबोलिक, प्रोजेक्टाइल मोशन। बाकी सब केस में बॉडी किस पाथ पर मूव कर रही है, पैराबोलिक पाथ पर, इसी मोशन को अपन बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी और 180 से कम। तो लिमिट्स हो जाती हैं कि जब थीटा की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 180, उस केस में क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। एक केस और है और वो है थीटा इज इक्वल टू 90। देखो आपने जब ऐसा हॉरिजेंटल थ्रो किया था तो ऐसा आया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड था, दोनों के बीच का एंगल कितना था, 90। तो थर्ड केस, इसमें थीटा की वैल्यू मैंने 90 रखी और आपको क्लियर दिख रहा है कि मोशन कैसा है, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल। लेकिन बच्चों जब आगे मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा टेंजेंशियल मानी जाती है, और उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन वर्क करता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो हमेशा टुवर्ड सेंटर होता है, मतलब रेडियस के डायरेक्शन में। वेलोसिटी टेंजेंशियल, एक्सेलरेशन रेडियल, रेडियस के डायरेक्शन में। और आपको अभी तक जो आपने मैथ्स पढ़ा उससे आपको पता है कि टेंजेंट रेडियस पर हमेशा कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। इसका मतलब जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल यहाँ 90 है तो बॉडी किस पर मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ पर। तो इस वाले केस में दोनों मोशन पॉसिबल है, प्रोजेक्टाइल भी और सर्कुलर भी। तो सबसे पहले मुझे यही आपको क्लियर करना था कि किस कंडीशन में कैसा मोशन होता है। तो एक बच्चों के जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते हैं तो थोड़ा सा पढ़ाना आसान हो जाता है। तो पहली चीज, प्रोजेक्टाइल मोशन की आपको डेफिनेशन रट जानी चाहिए। अब सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन आप किसे कहेंगे, when the direction of velocity of a body is different from its acceleration, then body moves on parabolic path and this motion of a body is called projectile motion। पहली डेफिनेशन, किस कंडीशन में प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 180, तब बॉडी पैराबोलिक पाथ पर मूव करेगी। अब नेक्स्ट मुझे केस आपको बताना है कि यदि मान लीजिए कोई बॉडी, उसको हम ग्राउंड से किसी हाइट से थ्रो करते हैं, कैसा, हॉरिजेंटल, तो हमको प्रूफ करना उसका पाथ जो होगा वो पैराबोलिक। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको, आपके स्कूल एग्जाम में। यदि कोई बॉडी जिसको आप किसी हाइट से थ्रो कर रहे हो, h हाइट से, और जब यहां से आप थ्रो करोगे तो आपको प्रूफ करना है कि उसकी जो पाथ है, पाथ को ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, तो आपको प्रूफ करने के लिए आता है कि उसकी ट्रेजेक्ट्री प्रूफ कीजिए पैराबोलिक होगी, तो आप प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए, मान लीजिए आपने किसी बॉडी को आपने थ्रो किया हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, है ना। इसकी यदि अपन हेडिंग दे तो हेडिंग होगी ट्रेजेक्ट्री। ये एग्जाम में भी आता है ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ।
trajectory of a body when it is projected horizontally from any height. Trajectory of a body when the body is projected horizontally from any height. एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसा जाता है, if any body projected horizontally from the top of a tower, then prove its trajectory parabolic. मतलब आपको फिर प्रूव करना पड़ेगा कि यदि आप किसी टावर के हाइट से थ्रो करते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। तो बच्चों मान लीजिए ये टावर जो है उसके हाइट h है, उससे आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया u वेलोसिटी से, तो आपको प्रूव करना है कि उसका ये पाथ पैराबोलिक है। तो सपोज जहाँ से आपने थ्रो किया वो पॉइंट A है और यहाँ पर जब वो पहुँचा तो वो B है, और A का जस्ट ये बॉटम यदि बात करें तो C है। आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया ना, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, 0। और आपको मालूम है जो भी एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है वो कौन सा एक्सेलरेशन वर्क करेगा इस पार्टिकल पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी किस तरफ, डाउनवर्ड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना। तो यदि आप बात करें इसमें मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस बोल दीजिए या अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोल दीजिए। देखो बच्चों यहाँ पर ये जो चैप्टर है का आर्टिकल है प्रोजेक्टाइल मोशन, वो एक्चुअली में मोशन इन प्लेन में, और प्लेन किसको बोलते हैं, जो 2 एक्सिस से बनता है। जैसे आपको मालूम है आपका कैरम बोर्ड पे 2 एक्सिस हैं, उस पर जो कॉइन मूव कर रही है वो प्लेन पर मूव कर रही है, तो जब वो मूव करती तो उनके क्या चेंज होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। इसी तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन भी हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, आप इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए और इसको जेड एक्सिस या वाई एक्सिस परपेंडिकुलर हो तो जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा तो उसे कोऑर्डिनेट चेंज होंगे ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। मतलब इसका मोशन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी हो रहा है और वाई एक्सिस के डायरेक्शन। यहाँ से यहाँ तक आने में मान लीजिए कितना लग रहा है टाइम, t। इतने टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, cb, और सेम टाइम में वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, ac। सेम टाइम में हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और वर्टिकल मोशन के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, वर्टिकल वेलोसिटी या वर्टिकल कंपोनेंट। मेरी ये बात जो है वो थोड़ा सा मैं एक बार समझा दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए ब्रिज है और आप इस पर जब चलते हैं तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर पहुँचने में आपको 1 आवर लग रहा है, 1 घंटा, और ये जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर। नीचे झांक कर देखते हैं ये डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, और ये जो हाइट है वो है सपोज 3 किलोमीटर। आपको क्लियर है कि हाँ ये ऐसा डायमेंशन ही होगा क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यदि 1 आवर लग रहा है वो यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, तो यदि मैं पूछूंगा बताओ इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड है, तो आप बोलोगे 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मैं पूछूंगा नहीं इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी स्पीड है, तो आप बोलोगे 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सेम टाइम में उसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन मैं बोलूँगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या स्पीड है, तो आपको बोलना पड़ेगा 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब तीनों डायरेक्शन में आप देखिए उसकी स्पीड डिफरेंट मानी जाएगी। अब मैं यदि आपसे क्वेश्चन करूं कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो डिस्टेंस किस स्पीड से कर रहा है, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यदि मैं बोलूँगा नहीं इस डायरेक्शन में क्या स्पीड है उसकी, तो आप बोलोगे 4 किलोमीटर पर आवर। तो जिस डायरेक्शन में आप मोशन की बात करोगे, जो भी डिस्टेंस बॉडी ट्रेवल करेगी, तो उस डायरेक्शन में जो उसकी स्पीड होगी वही रिस्पॉन्सिबल होगी ना। तो यहां भी ऐसे ही हो रहा है, यदि ये ए से बी पर पहुंच रहा है तो इस डायरेक्शन में जो स्पीड है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, और वर्टिकल के लिए ये स्पीड रिस्पॉन्सिबल होगी।
तो अब यदि अपन लेते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में, तो आप इक्वेशन यूज कर सकते हो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. व्हाट इज s? डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसको एस एक्स लिख लीजिए. व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो यू एक्स लिख लीजिए. व्हाट इज ए? एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो ए एक्स लिख लीजिए. और टाइम t, भले ही वो a से b तक आने में t टाइम लग रहा है, पर इतनी टाइम में तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सही है. इस डिस्टेंस को मान लीजिए मैंने बोल दिया x, तो एस एक्स की जगह आप x रख देंगे, यू एक्स की जगह आप u रख देंगे, t की जगह आप t रख देंगे, हाफ ए एक्स की जगह आपको 0 रखना होगा इंटू टी स्क्वायर. 0 इसलिए क्योंकि जो भी एक्सेलरेशन है वो किस तरफ है? डाउनवर्ड. इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है. मतलब आपको कुल मिलाकर इक्वेशन मिला x इज इक्वल टू यू टी या फिर x अपॉन यू इज इक्वल टू ऑफ टी. मतलब आपने टाइम पता कर लिया x और u के फॉर्म में. अब फिर से देखिए, मैंने बोला ना ये 2 डायमेंशन मोशन है, तो मतलब आपको दोनों डायरेक्शन में बात करनी पड़ेगी. अब आप बात कर सकते हैं मोशन अलोंग y एक्सिस, मोशन अलोंग y एक्सिस, तो आप बोलोगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. फिर से यही बोलोगे. y एक्सिस मतलब स्ट्रेट पाथ. स्ट्रेट पाथ के लिए आपका इक्वेशन जो है वो जो आपने 3 इक्वेशन देखे ना, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो यूज करते हो आप. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो यहां पर आप बोलोगे एस वाई, यहां पर आप बोलोगे यू वाई और यहां पर आप बोल सकते हैं ए वाई. अब ये एस वाई टी टाइम में देखिए आप y एक्सिस के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है h. मैं y भी लिख सकता था, इसको y भी अज्यूम कर सकता हूं, जैसे इसको x अज्यूम किया मैंने, इसको y, पर चलिए ठीक है कोई बात नहीं. h यू वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0. क्यों 0? क्योंकि आपने कैसा थ्रो किया है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या बोलोगे? 0 प्लस हाफ. डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन सा वर्क कर रहा है? g, और टाइम कितना हो गया? टी स्क्वायर. तो h इज इक्वल टू हाफ g इंटू ऑफ टी स्क्वायर. लेकिन टाइम तो ये वो ही टाइम है, सेम टाइम है. इसी टाइम में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसी टाइम में वर्टिकल, और टाइम आपने पता कर लिया है. इस टाइम की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो 1 से यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो अपन लिख सकते हैं h इज इक्वल टू हाफ g इंटू टी की जगह क्या जाएगा? x अपॉन यू स्क्वायर. मतलब h इज इक्वल टू हाफ g अपॉन यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर. यहां पर g की वैल्यू कांस्टेंट है ना, 9.81 या 10 मान लीजिए, और जो u होगा वो भी तो फिक्स होगा. आप टावर के टॉप से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल को थ्रो कर रहे हैं एक फिक्स वेलोसिटी. तो मान लीजिए आपके पास में रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर से नहीं बुलेट फायर करोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक फिक्स वेलोसिटी से निकलेगी ना. मतलब ये पूरा कांस्टेंट है. बदल क्या रहा है? x और h. h इसलिए कि मैंने h बोल दिया इसको, मैं इसको y लिख सकता था. यदि मैं y लिखता तो आपका ये इक्वेशन ऐसा आता, y इज इक्वल टू हाफ g अपॉन यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. स्वाभाविक है x की वैल्यू यदि आप इतनी पूरी ना रखकर यदि यहां तक रखोगे तो y की वैल्यू ये वाली आएगी. जब x की वैल्यू आप यहां की रखोगे तो y की वैल्यू इतनी हो जाएगी. मतलब x और y चेंज हो रहे हैं. आप इसमें ये वैल्यू कांस्टेंट आएगी. जैसे g की वैल्यू 10 रख दीजिए, जो रिवॉल्वर से बुलेट फायर कर रहा है उसकी भी वेलोसिटी मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 ही है, तो 10 स्क्वायर, ये 10 स्क्वायर, तो एक 10 कैंसिल हो जाएगा तो 1/20 आ जाएगा ये. अब आप ग्राफ स्केच करके देखिएगा, x की डिफरेंट वैल्यू ले लीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकालिएगा, तो ये ग्राफ जो आएगा वो आपका कैसा आएगा? पैराबोलिक आएगा. जब x की वैल्यू 0 होगी तो 0 हो जाएगा, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कुछ आ गई. ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा, पैराबोलिक. पैराबोलिक
एक्चुअली में ये पैराबोला का इक्वेशन है। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो इक्वेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन का है। जैसे m मतलब ग्रेडियंट कहलाता है और c जो है वो इंटरसेप्ट कट फ्रॉम द y एक्सिस। जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, मान लीजिए mx प्लस सी ना बोलकर मैं बोलता 2x प्लस 3। अब आप इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज रखकर देखिए, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज फाइंड कीजिए, आप ग्राफ ड्रॉ करके देखिए, ये ग्राफ ऐसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। x की जो जो वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट की है उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आएंगी, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो लाइन आ जाएगी। ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहलाता है। ऐसे ही y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन पैराबोला का होता है। जैसे मान लीजिए y की वैल्यू, a की वैल्यू सपोज 1 है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो सपोज x y, x 0 लोगे y 0 आ गया, 1 लोगे 4 आ गया, 2 लोगे 1 लोगे 1 आ गया, 2 लोगे 4 हो गया, 3 लोगे 9 आ गया। इनको आप ग्राफ पर प्लॉट करके देखो, 0 के करस्पॉन्डिंग 0, 1 के करस्पॉन्डिंग 1, 2 के करस्पॉन्डिंग 4, 3 के करस्पॉन्डिंग, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ऐसा कर्व आ जाएगा। ये ग्राफ पैराबोला कहलाता है। ये इक्वेशन पैराबोला का होता है। और यहाँ पर जो हमने इक्वेशन डिराइव किया है, ये इक्वेशन मैच कर रहा है किससे? पैराबोला के इक्वेशन से। इसका मतलब है कि यदि किसी बॉडी को किसी हाइट से आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हो तो उसका पाथ पैराबोलिक होगा, क्योंकि उसका इक्वेशन, जो इक्वेशन हमने ड्राइव किया है वो किससे मैच कर रहा है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला से। तो जब आप पूरा ये प्रूफ कर दें तो लास्ट में आप लिख दें, इसको आप लिख सकते हो 1 और उसके बाद लिख सकते हो सिंस इक्वेशन 1 इज सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ पैराबोला, equation 1 is similar to equation of parabola. Therefore, when the body projected horizontally from the top of a tower, then its path trajectory parabolic. Proof हो गया, right? तो एग्जाम में जब आपको आएगा तो आपको इसी तरीके से पूरा यहाँ तक करना पड़ेगा, और जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, राइट? कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों अभी अपन ने जो प्रूफ किया वो तो ठीक है, लेकिन जनरली एग्जाम में टीचर्स का मन पसंदीदा क्वेश्चंस ये होता है, इफ एनी बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड बाय सम एन एंगल देन प्रूफ इट्स ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक। ऐसा क्वेश्चन आता है। यदि किसी बॉडी को हम ग्राउंड से थ्रो कर रहे हैं किसी एंगल से, तो प्रूफ करना होता है कि उसका पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। तो इसके लिए देखिए हम ये मान लीजिए, अच्छा जो बॉडी जो मूव करती, जो पैराबोलिक पाथ पर मूव करती है, जो बॉडी पैराबोलिक पाथ पर मूव करती है उसके मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन बॉडी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो यदि ये कोई बॉडी है जो प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाली है, ऐसा कर रही है, हमने ऐसा थ्रो किया है थीटा एंगल बनाकर, और वो इस पाथ को फॉलो कर रही है, तो मान लीजिए किसी वक्त वो यहां है, मतलब यहां से P तक पहुंचने में उसको टाइम लगा T, और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x y, ये वेलोसिटी u है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये कंपोनेंट जो एंगल बना रहा है, ये मैं समझा चुका हूं आप लोगों को, हमेशा रिजल्टेंट का वो कंपोनेंट जो एंगल बनाता है वो क्या होता है? रिजल्टेंट कॉस थीटा, तो u कॉस थीटा होगा। और सेकंड कंपोनेंट कैसा होगा? इस कंपोनेंट का ठीक परपेंडिकुलर होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? u साइन थीटा। अब बॉडी A से P पर गई है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? x, और ये डिस्टेंस क्या होगा? y। A से P तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? t। इस टाइम में बॉडी ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? x। सेम टाइम में बॉडी ने वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? y। तो हमको अब x और y में जैसे अभी रिलेशन डिराइव किया था वैसा ही डिराइव करके देखना है। फिर से वैसे ही करना पड़ेगा, मोशन अलोंग x एक्सिस, मोशन अलोंग
वाई एक्सिस। तो चलिए अपन देखते हैं, लेकिन अब थोड़ा कंडीशंस बदल जाएंगी। अब ये कंडीशन नहीं रहेंगी जो पहले थी, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस आएंगे, देखते हैं अपन। देखो बच्चों, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये कंडीशन बन रही है। अब यहाँ पर भी तो दो मोशन हो रहे हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। इक्वेशन सेम रहेगा, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस है तो आप बोलोगे एस एक्स यू एक्स ए एक्स। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो जब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा। जब बॉडी ए से बी पर पी पर पहुंची है तो टाइम कितना लगा टी, इस टाइम में ही उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स, सेम टाइम में वाई। तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर में जब वैल्यू रखेंगे तो एस एक्स ये वाला डिस्टेंस रखेंगे मतलब एक्स, यू एक्स की जगह क्या रखोगे यू कॉस थीटा, क्योंकि यही वाला कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, और टी की जगह जाएगा टी प्लस हाफ ए एक्स की जगह 0 आ जाएगा, क्योंकि जो भी एक्सेलरेशन है वो कैसा है डाउनवर्ड, किसके ऊपर इफेक्ट करेगा, ये जो अपवर्ड मोशन उसको, हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना। तो ए एक्स की वैल्यू 0 इंटू ऑफ टी स्क्वायर। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू ऑफ टी, मतलब t की वैल्यू निकल आई यहां पर x अपॉन यू कॉस थीटा, ये आ जाएगी। अब अपन को लेना पड़ेगा मोशन अलोंग वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस मतलब आप बोलोगे एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, राइट। अब एस वाई की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करोगे टी टाइम में, तो आपको मालूम वाई, तो ये वाई आ जाएगा। यू वाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो अब यू वाई की वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी। आपको मालूम है मोशन अपवर्ड हो रहा है और वेलोसिटी भी अपवर्ड है, और कितनी है इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा। अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू साइन थीटा। टाइम हो गया टी प्लस हाफ ए वाई एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन वर्क करेगा इस पर जी, और किस तरफ डाउनवर्ड, मोशन के अपोजिट, इसलिए यहां पर आ जाएगा माइनस जी इंटू ऑफ टी स्क्वायर। अब ये y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू आप यहां से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो कितना जाएगा ये x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा स्क्वायर। यू कैंसिल, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो ये जाएगा टेन थीटा इंटू एक्स, या इसको पहले लिख देता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। देखो बच्चों, ये जो इक्वेशन होता है ना y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्चुअल में ये इक्वेशन कंप्लीट पैराबोला का है। यदि आप x की, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसमें आप x की डिफरेंट वैल्यूज लीजिए 0 1 2 3 4, और इसको सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यूज फाइंड कीजिए, और उन से आप ग्राफ प्लॉट करके देखिए, पैराबोला आ जाएगा, राइट। तो ये जो इक्वेशन है किस इक्वेशन से मैच कर रहा है, इससे। पिछला जो इक्वेशन था वो भी मैंने पैराबोला बोला था, उसमें a की वैल्यू 0 होने की वजह से ये पूरा खत्म हो गया था, केवल क्या था y इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर। पर इस वाले में क्या हुआ, पूरा मैच कर रहा है, ये इक्वेशन पूरे पैराबोलिक इक्वेशन से मैच कर रहा है। इसका मतलब है, क्योंकि यहां पर देखो, आप जब आप मान लीजिए आपके पास में रिवॉल्वर है, आप ग्राउंड पर खड़े वहां से बुलेट फायर कर रहे हो, तो किसी पर्टिकुलर एंगल में 30 डिग्री से फायर कर रहे हो, तो थीटा 30 हो गया। अब जो बुलेट निकलेगी वो एक फिक्स वेलोसिटी से निकलेगी,
मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 मीटर पर सेकंड से निकल रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पर थीटा 30 हो गया, u की वैल्यू फिक्स हो गई 100, यहाँ 30 हो गया और g की वैल्यू 10। मतलब ये क्या आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा पूरा पूरा। जैसे यहाँ पर a और b कांस्टेंट है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 2 और 3, इस टाइप से वैल्यूज आ जाएंगी। केवल चेंज क्या होगा, x और y। जब ये पार्टिकल यहाँ पर होगा तो x की वैल्यू ये होगी x1 और ये y की वैल्यू y1। जब यहाँ पहुँचेगा तो x बदल जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। यहाँ पर कितने हैं, x1 y1, यहाँ पर हो जाएंगे x2 y2, ये x2 और ये हो जाएगा y2। तो ये इक्वेशन जो है सिमिलर है जो हमने ड्राइव किया इक्वेशन ऑफ पैराबोला से, इसलिए प्रूफ होता है कि जब हम किसी पार्टिकल को ग्राउंड से किसी एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक। पाथ मतलब ट्रेजेक्ट्री। तो एग्जाम में भी जब आएगा तो आपको इसी तरीके से प्रूफ करना पड़ेगा और फिर बाद में स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सिंस इक्वेशन 1 it is similar to equation of parabola y is equal to ax plus bx square, thus when the body projected from the ground by any angle of projection theta, then its path should be parabolic, right? ये डेरिवेशन, ये प्रूफ जनरली एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इसको बार बार रिवाइज कर लेना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना चाहिए खुद। तो बच्चों ये जो मैंने अभी आपको डेरिवेशन करवाए हैं, एक्चुअली में जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो डेरिवेशन पर ही बेस्ड होते हैं। जैसा अपन डेरिवेशन ड्राइव करते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए डेरिवेशन करवाए जाते हैं। क्योंकि बच्चे जब डेरिवेशंस करते हैं तो उनको एक आइडिया हो जाता है, उसी के बेसिस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए जैसे ऐसे क्वेश्चंस यदि आपको एग्जाम में आते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, तो आपको ux की वैल्यू u लेना है, जो भी आपको गिवन रहेगी 30 मीटर पर सेकंड या जो भी दी, और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या लेना है, 0। और फिर ऐसा लेकर जो आपके इक्वेशन बने थे sx इज इक्वल टू ux इंटू टी, बाकी तो हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, तो ax की वैल्यू 0 रहेगी क्योंकि x एक्सिस के डायरेक्शन में हमेशा एक्सेलरेशन कितना रहता है, 0। और एक इक्वेशन ऐसा बनाओगे और एक ऐसा बनाओगे, sy इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो इसमें यू वाई की वैल्यू जो रखोगे आप 0 रखोगे, और ए वाई की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर यदि डाउनवर्ड है तो जी की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो इस इक्वेशन की हेल्प लेकर आप टाइम निकाल लोगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे। पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आप हॉरिजॉन्टल ना लेकर ऐसा थ्रो करते हैं और आपको ये वेलोसिटी दी रहेगी और ये थीटा दिया रहेगा, फिर क्या करोगे, तो इस u को रिजॉल्व कर लेना। तो ux इज इक्वल टू क्या जाएगा, u cos थीटा। मैंने बताया ना कभी भी रिजल्टेंट वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर सकते हो उसके 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट वो होगा जो एंगल बनाएगा, हो जाएगा u cos थीटा, और सेकंड कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड बनेगा, वो हो जाएगा u sin थीटा। ये किसकी वैल्यू रहेगी, uy की वैल्यू हो जाएगी। इस u से आपको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसको आपने रिजॉल्व कर लिया इसके कंपोनेंट्स में, u cos थीटा u sin थीटा। तो सेम यही इक्वेशन आपको यूज करना है, ux की जगह अब आप रखोगे u cos थीटा, uy की जगह रखोगे u sin थीटा, और ay जो रहेगा वो आपका प्लस g। पर कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आप किसी हाइट से थ्रो कर रहे हो और ऐसा थ्रो कर रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन पर, या एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर u ये हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट क्या जाएगा, ux इज इक्वल टू u cos थीटा, और सेकंड कंपोनेंट ये हो जाएगा uy इज इक्वल टू u sin थीटा। तो अब ये डिस्टेंस हो गया आपका sy। तो यही इक्वेशन यूज करोगे, लेकिन ux की जगह क्या रखोगे, u cos थीटा, और uy की जगह क्या रखोगे आप, माइनस u sin थीटा, क्योंकि डिस्टेंस किस तरफ हो रहा है आपका, डाउनवर्ड,
और इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है, अपवर्ड, ऐसे यूज करोगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। पर चिंता नहीं करो, जब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यदि इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि मान लीजिए ग्राउंड से थ्रो कर रहे हो यू वेलोसिटी से, तो फिर ये थीटा है तो यहां पर यू एक्स क्या जाएगा आपका, यू कॉस थीटा, और यू वाई जो रहेगा वो यू साइन थीटा। तो यही इक्वेशन यूज करना है, यू एक्स की जगह पर यू कॉस थीटा और यू आई की जगह पर माइनस यू साइन थीटा। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। अब इसमें जो आपने पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ बातें और समझिएगा। हालांकि इसमें मुझे 3 टर्म्स आपको डिराइव करवाने हैं फॉर्मूले, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, जो आपको डिराइव करने को भी एग्जाम में आते हैं और उसी के बेसिस पर न्यूमेरिकल्स होते हैं। पर अभी थोड़ा समय बचा है तो चलिए थोड़ा सा एक डिस्कशन करते हैं। ग्राउंड से जब आप थ्रो करते हैं इस तरीके से, यदि यू वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करेंगे थीटा एंगल से, तो ए, बी और सी, तो याद रखो पूरी जर्नी में कभी भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा और कितना मेंटेन रहेगा, वो यू कॉस थीटा। यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। मान लीजिए आपने 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है और कुछ एंगल से, अब इसका 30 का कंपोनेंट मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, फॉर एग्जांपल 17 मीटर पर सेकंड, तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, 17 मीटर पर सेकंड बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आपको मालूम है कोई एक्सेलरेशन नहीं वर्क करता और ना ही कोई रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन होता तो वेलोसिटी बढ़ जाती, रिटार्डेशन होता तो वेलोसिटी कम हो जाती, लेकिन चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना एक्सेलरेशन है ना रिटार्डेशन, इसलिए वेलोसिटी कैसे मेंटेन रहेगी, कांस्टेंट। तो यहां भी यू कॉस थीटा, यहां भी यू कॉस थीटा, यहां भी यू कॉस थीटा और लास्ट में भी यहां पर यू कॉस थीटा। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट मैंने बताया आपको, जिसको आप बोल रहे हैं आप यू साइन थीटा, उसकी जरूर जो है ए से बी तक जब आप जाते हैं, मतलब फर्स्ट तो आपको ये बताया मैंने पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा कैसा रहता है, कांस्टेंट। सेकंड बात यदि अपन बात करें तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है यू वाई, ये अपवर्ड है, यहां से जब यहां पहुंचेगा तो यू वाई की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि इसके ऊपर क्या वर्क कर रहा है, जी, वो भी किस तरफ, डाउनवर्ड। मतलब कैसा बिहेव करेगा, एज ए रिटार्डेशन। रिटार्डेशन के कारण वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ u साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, यहाँ कम हो जाएगी, यहाँ और कम हो जाएगी, और मैक्सिमम हाइट पर तो इस u साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए तो जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं, जब वो मैक्सिमम हाइट पर जाता है, ऊपर जाना बंद कर देता है, लेकिन आगे जाता है, रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके पास क्या है, वेलोसिटी है, अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए अपवर्ड जाना बंद कर देता है। फिर जैसे ही आगे जाता है तो फिर से u cos थीटा तो है, और ये वैल्यू जो है u y की वैल्यू फिर से बढ़ना चालू हो जाती है, 0 से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या वर्क कर रहा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज, तो यहाँ वेलोसिटी कुछ बढ़ जाएगी। जब और आगे जाओगे तो और बढ़ जाएगी, यहाँ पर जाओगे तो फिर उतनी ही हो जाती है जितनी इनिशियल थी। इसलिए जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वहां पर जितनी वर्टिकल कंपोनेंट होता है वही वैल्यू पॉइंट ऑफ हिट पर रहती है। कितनी, u साइन थीटा, कितनी रहती है, u साइन थीटा। तो जब इन दोनों का रिजल्टेंट u है तो इन दोनों का भी रिजल्टेंट क्या बनेगा, u। भाई u cos थीटा तो बदल ही नहीं रहा था शुरू से, और लास्ट में u साइन थीटा भी उतना ही हो गया जितना था इनिशियल। तो इसलिए जब इन दोनों का रिजल्टेंट u है तो इन दोनों का भी रिजल्टेंट u होगा। कहने का मतलब
जब आप ग्राउंड से थ्रो करते हैं तो जिस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करते हैं सेम वेलोसिटी जाकर प्रोजेक्टाइल हिट करता है ग्राउंड को। यदि मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी जो थी 30 मीटर पर सेकेंड थी, तो जब यहाँ पर हिट करेगा वो वेलोसिटी भी कितनी रहेगी, 30 मीटर पर सेकेंड। जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही रहेगा, सेम एंगल से आकर हिट करता है। मतलब जो मेरा डिस्कस मैंने आपसे किया उसमें समझिएगा, पूरी जर्नी में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट, ए से लेके बी तक ये u साइन थीटा की जो वैल्यू है ए से लेके बी तक क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। मैक्सिमम हाइट पर जाकर u साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, और b से c पर जाने पर u साइन थीटा की वैल्यू फिर से क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है, राइट। जितनी u साइन थीटा की वैल्यू a पॉइंट पर थी उतनी c पर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया था प्रोजेक्टाइल सेम वेलोसिटी जाकर c पॉइंट पर हिट करता है। फिर मैंने नेक्स्ट बताया आपको, जिस एंगल से हमने प्रोजेक्ट किया है सेम एंगल से जाकर हिट करता है c पर। और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसको जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम उसको मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक, राइट। इसके अलावा एक पॉइंट और है, और वो है जो अभी मैंने आपको डेरिवेशन डिराइव करवाया था, वो इसी कंडीशन में डिराइव करवाया था। उसमें x और y के बीच में जो रिलेशन था वो था आपका y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ g इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा स्क्वायर। ये भी आपको रटना पड़ेगा यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसके अलावा बच्चों 3 फॉर्मूले और आएंगे जिनको मैं आपको डिस्कस करूंगा। एक ये मैक्सिमम हाइट का, एक रेंज का और टाइम ऑफ फ्लाइट का। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट का होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये तीनों फॉर्मूले मैं नेक्स्ट क्लास में ड्राइव करवाने वाला हूँ, और जो न्यूमेरिकल्स है वो इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड जनरली क्वेश्चंस होते हैं। पर इसके अलावा यदि कुछ होंगे तो जो मैंने डिस्कस किया था वैसे सॉल्व करते हैं, वो अपन न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। अब इसमें मैक्सिमम हाइट कौन सी कहलाती है, तो जब आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया है तो ये जो हाइट होती ना, इस हाइट को अपन बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल along the vertically upward direction is called maximum height. Total time of journey is called time of flight. It is denoted by capital T. This is what time of flight. Time of flight means total time of journey. Or range, this horizontal distance. Horizontal distance traveled by projectile during the time of flight or in time of flight is called range. तो ये तीनों जो हैं ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज मुझे लगता है इस लेक्चर में इतना सफिशिएंट है।